तो विपक्ष सवाल उठा रहा है तो पक्ष वाले बेहतर बता रहे हैं। वार्ष्णेय जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं। वार्ष्णेय जी, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन कितनी सच्चाई दिखती है? विपक्ष जिस तरीके से मुद्दों को उठा रहा है, वो चाहता था कि कुछ चीजों को मेंशन करना चाहिए था। 10 साल का काम भी सरकार ने किया है, लेकिन अभी भी फ्यूचर टेंस में बात हो रही है, उसको रखा नहीं गया, बताया नहीं गया, या बताना नहीं चाहते। ये तो क्लियर है जी। और कोई भी, न केवल बीजेपी पार्टी के वित्त मंत्री ऐसा करेंगे, कोई भी पार्टी का वित्त मंत्री होगा ऐसे ही करेगा, अपनी बात करेगा जी। जहाँ कामयाबी के बिंदु होंगे उनको बोलेगा और जहाँ नाकामयाबी होगी उनको इग्नोर करेगा। अब एक बहुत छोटी सी चीज़ बार बार मन में आती है। जी सर। जब ये काफ़ी ज़ोर शोर से कहा जाता है विकसित भारत बनाएंगे, जाहिर है कि अब समय आ गया है भारत के लिए। अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं कि लोगों को, विकसित देशों को चाइना से अपना निवेश हटाना है, और भारत जैसे देशों में जहाँ इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतने बड़े उपभोक्ता हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक एडवांटेज है, वहाँ पर जाकर के कारोबार करना है। तो ये अनेक परिस्थितियाँ ऐसी बन रही हैं जिसमें भारत के लिए सबसे अच्छा स्वर्णिम अवसर है इस समय। तो विकसित भारत तो बनेगा ही बनेगा। लेकिन एक चीज़ मेरे दिमाग में अक्सर आती है, जब 2014 में सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो उस समय रुपये की कीमत क्या थी? जी। 61 रुपये का $1 आता था। और तो उस समय आज भी वो वीडियो नरेंद्र मोदी जी के अक्सर मिल जाते हैं देखने को सोशल मीडिया पर। जी। काफ़ी मनमोहन सिंह की आलोचना होती थी कि वो जो है रुपये की स्टेबिलिटी नहीं बना सकते हैं, ये हमारे देश की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी कमजोरी है, और पिछले 10 साल में रुपये की कीमत जो है इतने प्रतिशत घट गई है, और तमाम तरह की बातें। अब ये आप देखिए, उसी समय जब ये बात कहते थे तो सरकार में स्पष्ट बहुमत, भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत बन जाने के बाद जब सरकार बनी तो आम तौर पर बीजेपी के समर्थक लोगों का और भी काफ़ी लोगों का कहना था कि अब 61 रुपये में जो $1 आता है, जल्दी ही आप देखेंगे 50 रुपये 55 रुपये में आ जाएगा। वो तो राजनीतिक लोगों की बात थी, बीजेपी वालों की बात थी। जी। आम अर्थशास्त्री भी कहते थे कि ठीक है, एक बार जब जो है रुपये की कीमत गिर गई है तो उसको रुपये की शक्ति बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इतना तो रहेगा ही रहेगा कि 61 रुपये पे 61 रुपये बना रहे। जो और दूरदर्शी अर्थशास्त्री थे वो कहते थे कि हाँ, इतना ही नहीं गिरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगले 10 साल में 61 रुपये से लेकर के 71 रुपये तक हो जाएगा। आज का ज़रा भाव देखिए क्या है, 83 रुपये। 83 रुपये में $1 आता है जो है। यही वजह है कि आज आप जो है दुनिया की जो है 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था देखने का ख्वाब था कि 2024 तक हम हासिल कर लेंगे, वो नहीं कर पाए हैं। अगर जो है डॉलर की कीमत हम जो है नियंत्रित कर पाते, रुपये की कीमत नियंत्रित कर पाते, तो आज की तारीख में हम जैसा सपना देखा गया था उसी हिसाब से आज भी हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो सकते थे। अब कह रहे हैं हम 27-28 में जाकर के बनेंगे। नहीं, पहले 5 साल के लिए हम लोग सपना देखते थे, अब 25 साल के लिए देखने लगे हैं, हमको ऐसा लगता है। हम आपके पास आएंगे सर। आर.के. गुप्ता जी के पास हम जा रहे हैं, क्योंकि आपने जिक्र किया डॉलर का, रुपये का और उस सपने का, अर्थव्यवस्था का। तो अर्थशास्त्री होने के नाते गुप्ता साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज ये कहा गया कि महंगाई कम करने में हम लोग कामयाब हो रहे हैं, सरकार कामयाब हो रही है। दूसरा, एक चीज का और जिक्र किया गया कि रोजगार के अवसर बढ़े हैं, और तीसरा ये कि अर्थव्यवस्था की स्थिति दुनिया में और देशों के मुकाबले भारत की मजबूत बनी हुई है। इन सब के बावजूद भी ऐसे सवाल क्यों उठाए जाते हैं कि भारत में रोजगार नहीं मिल रहा, इंडस्ट्री नहीं आ रही, अभी भी डॉलर के मुकाबले रुपया कहां पर खड़ा है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि ये तक रखा गया है कि साहब महंगाई बढ़ी है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। निश्चित तौर पर एम्प्लॉयमेंट का जो लेवल होना चाहिए वो उतना नहीं है, पर हम डेटा देखें जी तो 2014 में हमारा एम्प्लॉय यूथ था वो 33.9 था जी। आज 2024 में 51.3% हो गई है ये दर जी। निश्चित समझिए कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो कौशल विकास की योजना चलाई है उससे हमारे युवा एम्प्लॉयबल हो रहे हैं और रोजगार बढ़ रहा है। आज आप देखें जो हमारी इकॉनमी है, दैट इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी,
मतलब पूरे वर्ल्ड में जहां इकोनॉमी गड़बड़ा रही है, आप देखिए तमाम यूक्रेन और जो वार हुआ जी, और उसके बाद भी हमारी जो इकोनॉमी इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग है और 7.2% की ग्रोथ हमारी देखी। तो और आज हम देख रहे हैं कि जो 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर 3 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की बात कर रहे थे, आज वो हमारी 2027 तक 7 ट्रिलियन डॉलर की हम जो बात कर रहे हैं वो जब ही कर पा रहे हैं जब हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ इतनी जबरदस्त हम लोग तरक्की कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि जब भी कहीं विकास होगा, विकास हमेशा जब ही संभव हो पाएगा जब हमारा इन्फ्लेशन होगा। देखिए इन्फ्लेशन इज बैड, बट इन्फ्लेशन इज only good for the purpose of development. Without development, there is nothing is possible. When we talk about the deflation, then there is no development. तो महंगाई तो जरूर बढ़ेगी। और आप बात देखें कि जिस तरीके से हमारे आज देश में जो कार्य चल रहा है वो सारा आप चाहे हम टैक्स कलेक्शन की बात करें, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स बढ़ गए हमारे। आज नंबर ऑफ टैक्स जो हमारे पेयर्स हैं 9.37 करोड़ है जी। 2014 में ये संख्या होती थी मार्च 5.26 करोड़। आप देखिए कलेक्शन जो हमारा था, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हो गया है 14.7 लाख करोड़ जी। यही संख्या हमारी पिछले उससे देखिए 80.63 करोड़ % इजाफा हुआ है जी। एजुकेशन सेक्टर में लास्ट ईयर जो हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ 1.12 लाख करोड़, दैट वाज द हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट। जो कि जिस प्रकार जो रिक्वायरमेंट है हमारे डेवलपमेंट के लिए, दैट इज ऑन दी लेवल ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ। तो निश्चित तौर पर ये आप बात सही है कि महंगाई बढ़ रही है जी। पर उसके साथ आर्य जी इसी सवाल को मैं लेकर आपके पास आ रहा हूं, अब विकास से किसको दुश्मनी है? और महंगाई हो, लेकिन महंगाई को कम करने के जो आंकड़े हम बार बार दिखाते हैं कि महंगाई, ये दाल चावल आटा गैस सिलेंडर का दाम, ये इसे कम करने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन और है, वो है रोजगार के अवसर पैदा करना। अगर वो कर पाए तो महंगाई ज्यादा भी होगी तो उसको हम पे कर पाएंगे, उसको हम झेल पाएंगे। क्या कहते हैं? आरबीआई ने खुद कहा था कि 4% जो है ना वो आपका इन्फ्लेशन बैंड रहेगा जी, ±2%। वो खुद ही 6% के बाहर जा रहा है। इसका मतलब आरबीआई के जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने ये जायज़ा ले लिया होगा कि अगर विकास को बढ़ाना है तो इन्फ्लेशन को टारगेट करना पड़ेगा विद इन दी बैंड ऑफ 2 to 6%, 2 to 6% है ना, ±2%। ठीक है, अगर 6 जाती है तो 4 लाना है, 2 लेना है तो 4 लेना है। तो एंकरिंग करनी थी उसकी 4% पर जी। और पिछले करीब 2.5 साल से ये 6% को पार किए रहता है। अब सवाल ये है कि इन्फ्लेशन डेफिनेटली इज गुड फॉर डेवलपमेंट, एज मिस्टर गुप्ता हैज पॉइंटेड आउट कि जो इन्फ्लेशन है, अगर आपको कोई मोटिवेशन ही नहीं होगा, आपको दाम मिलेगा ही नहीं, तो आप प्रोड्यूस ही क्यों करोगे जी। तो वो 4% पे रहना चाहिए था। वो क्यों नहीं रह रहा? उसके कारण है। पहला कारण ये है कि जब प्रोडक्टिविटी मैन पावर की नहीं बढ़ती तो इन्फ्लेशन बढ़ता है जी। चाइना अभी डिफ्लेशन में यूं है कि प्रोडक्टिविटी एक्सेस है, डिमांड कम है जी। पूरे विश्व के अंदर जो डिमांड कम है, इसीलिए माल उठ नहीं रहा, इसीलिए माल प्रोड्यूस ही क्यों करोगे जी। प्रॉपर्टी सेक्टर जो है चाइना के अंदर 15% प्रोड्यूस करता है जी। उसके अंदर डेट है $200 ट्रिलियन का, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर डेट है। तो कुल मिलाकर वहां पर डिफ्लेशन है जी। और जो पेंडेमिक के बाद इन्फ्लेशन आया यूएस के अंदर या यूक्रेन वॉर के बाद जर्मनी के अंदर, वो इन्फ्लेशन था शॉर्टेज ऑफ दैट इज द राइज इन प्राइसेस ऑफ फूड एंड एडिबल ऑयल, ठीक है, एंड आल्सो द गैस प्राइसेस, ठीक है। तो वो इन्फ्लेशन इतना हुआ कि वहां पर आपको एम्प्लॉयमेंट को घटाना पड़ा, जिसके कारण उसका जीडीपी घटा, क्योंकि इन्फ्लेशन जब होता है तो जीडीपी घट जाता है। इंडिया का ये जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, क्योंकि अगले 50 साल के लिए इसी को ही रहना है, इसका नंबर आ चुका, क्योंकि फर्टिलिटी के ऊपर किसी भी कंट्री की इकोनॉमी डिपेंड करती है। जापान की फर्टिलिटी 1990 से डाउन है, इसीलिए वो डिफ्लेशन को फेस कर रही है। जर्मनी की फर्टिलिटी डाउन जा रही है, इसीलिए
उसके अंदर वीकनेस है इकोनॉमी के अंदर जी। और यूके की इकोनॉमी जब ब्रेग्जिट हो गया तो वहां से जब टूट गई, अब उसको रीएडजस्ट होना है। जब वो रीएडजस्ट हो गई तो वो 5वें नंबर वाली इकोनॉमी इंडिया 5वें पे आ गई और वो 6ठे पे चली गई। ठीक है सर। इसी एक मिनट, जर्मनी और जापान की जो इकोनॉमी है ग्रेजुअली उसको ये सरपास करेगी इंडिया की इकोनॉमी। इंडिया की इकोनॉमी क्यों सरपास कर रही है? वो इसलिए कर रही है कि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंजेस आ रही हैं, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटाइजेशन की वजह से जो टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट किया जा रहा है उसके अंदर अभी स्कोप है, तो उसको फास्टेस्ट ग्रोइंग कहना ही पड़ेगा, क्योंकि फास्टेस्ट ग्रोइंग कोई एक ऐसी तालियां बजाने वाली इंडिया के लिए चीज नहीं है, इसका ये नंबर है। इसको मैं आज भी दावे से कहता हूं कि 7% की जगह इसको हर हालत में 10% से ग्रो करना चाहिए था। 3% जो कम ग्रो कर रही है, ये सरकार की आपत्ति लोगों के ऊपर है। ये इकोनॉमी को 10% करना चाहिए था। ये सरकार की खामियां हैं कि ये 7% से ग्रो कर पा रही है। 10% जो है पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ है। पोटेंशियल रेट ऑफ ग्रोथ वो होता है जब इकोनॉमी हीट नहीं होती। इकोनॉमी यहां पर $3 ट्रिलियन पर हीट हो जा रही है, उसके अंदर हीट बन रही है खाम खा की, क्योंकि उसकी जो एनर्जी थी वो डिसिपेट हो रही है। ट्रांसफॉर्मर गर्म हो रहा है, वो बाहर एनर्जी फेंक रहा है, ट्रांसमिशन लाइंस में नहीं फेंक रहा। तो कुल मिलाकर जब तक मैन पावर का सशक्तिकरण नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेल मिलाप मैन पावर से नहीं होगा, इकोनॉमी वीक रहेगी। माइक्रो इकोनॉमी से इकोनॉमी बनती है मैक्रो पर, यहां इकोनॉमी को मैक्रो से बनाया जा रहा है, जो गवर्नमेंट आंखों में धूल झोंक रही है। इसके लिए आप जब 5 साल के बाद हम आपके साथ बैठेंगे, सरकार को माथा पीटना पड़ेगा। दिस इज माय लास्ट वर्ड एज एन इकोनॉमिस्ट ऑफ लास्ट 40 ईयर्स। 5 साल में तो हम आपके यहाँ 2 बार बैठ जाएंगे, लेकिन अब 25 साल का अगर हम देखेंगे, वो बोला हमने तो 25 साल का रोड मैप बनाया है। मनीष, आपके पास हम आ रहे हैं। इस आंकड़ों के जाल को आम जनता, आम आदमी समझ नहीं पाता, उसके सर के ऊपर से निकल जाती है कि अर्थव्यवस्था, जीडीपी इतना %, ये राजकोषीय घाटा। लेकिन ये देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दुनिया में कंपीट कर रहे हैं, हर एक सेक्टर में हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पर भारत की अर्थव्यवस्था बेहतर होने के बावजूद भी रोजगार और उद्योगों का नहीं लग पाना, बाहर से निवेश का नहीं आ पाना, बहुत सारी चुनौतियों को फेस हम कर रहे हैं। कहां पर आपको दिख रहा है कि और काम करने की जरूरत है? देखिए, पिछले 10 साल में हमारी देश के अंदर जो सबसे बड़ा काम हुआ है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर पे। आज जो हम एक्सप्रेसवेज देख रहे हैं, जो रोड्स देख रहे हैं, जो पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वो आज से पहले हमारे देश में कभी नहीं बने। उसका जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो हमारे जो लोअर स्ट्राटा ऑफ द पॉपुलेशन है उस पर भी आ रहा है, क्योंकि बनाने वाले वो लोग जो होते हैं वो गरीब मजदूर होते हैं। बाकी जो कैपिटल लगा रहे हैं, कैपिटल बनाने वाला तो उसमें पैसा लगाता है, उसको उसका रिटर्न मिलता है, वो है ही। आज हमारी स्थिति ये है कि जैसे हमारी वित्त मंत्री सीतारमण जी ने भी बोला है कि हमारी इकोनॉमी एट दी रनवे खड़ी हुई है, जो बिल्कुल फ्लाइंग स्टेज पर है। मेरा भी यही मानना है कि जो अभी तक हुआ है उसके अंदर अब जो इकोनॉमी बढ़ेगी वो आगे 5 साल के अंदर वो आपको हाथ नहीं आएगी। अगर हम 7% के हिसाब से भी लगातार बढ़ते हैं तो 2047 में लगभग हम $23 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे। अगर हम 10% से बढ़ते हैं तो लगभग हम $45 ट्रिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे जी। परसेंटेज में जब कंपाउंडिंग इफेक्ट आता है तो वो बहुत ज़्यादा होता है। तो 7% तो हम मानकर चलेंगे कि हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, लेकिन अभी जो आगे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बन रही है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि इकोनॉमी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए। और जो ये हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजेस हो रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हो रही है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगी हमारे इकोनॉमी के ऊपर। तो इस बार देखिए, लास्ट ईयर पहली बार ऐसा हुआ था कि देश ने 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे करी थी, जो इस साल बढ़ा के 11,11,000 करोड़ कर दी गई है जी। हालांकि परसेंटेज वाइज लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा परसेंटेज बढ़ाई थी, इस बार इतनी नहीं बढ़ाई है। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम नेक्स्ट फुल बजट में आएंगे तो हो सकता है इस बजट को और बढ़ाया जाए और वो 12 साढ़े 12 लाख करोड़ या 13 लाख करोड़ तक भी पहुंचा दिया जाएगा इसके अंदर। तो अगर हम पिछले 75 साल या 78 साल की अपनी इतिहास देखें तो जो हमारा इकोनॉमी का शेयर था वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर भारत का, आज सन 47 के बाद लगभग आज हम उस स्टेज पर आज पहुंचे हैं वापस,
क्योंकि जो पहले 40 साल की सोशलिस्ट इकोनॉमी थी हमारी, उसने हमारे को कहीं पे बढ़ाया नहीं, हम लोग घटे। लगभग 6-6.5% हमारा 1947 में इकोनॉमी के अंदर हमारा योगदान था, वो 2.5% पर आ गया था, जो बढ़ते बढ़ते अब जाके फिर दोबारा 6-6.5-7% के आसपास अब हम दोबारा आने शुरू हुए हैं। लेकिन अब जो इसके बाद तेजी आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि बाकी सारी कंट्रीज जो है वो डिफ्लेशन में जा रही हैं। जहाँ तक इन्फ्लेशन की बात है, इस समय अमेरिका में 5-5.5% का इंटरेस्ट रेट चल रहा है। आप उसमें ये देखिए कि अगर 2 साल पहले जब यूक्रेन वॉर के टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए थे, उसका इफेक्ट था कोरोना इफेक्ट। कोरोना के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा छापा था, जिसकी वजह से मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी इकोनॉमी में। उसके तुरंत बाद जो है ये जैसे ही आप यूक्रेन मतलब कोरोना से बाहर आए, उसके तुरंत बाद यूक्रेन वॉर हो गई और वो सैंक्शंस वगैरह की जगह एनर्जी सप्लाई, मेटल सप्लाई, उन सब पे इफेक्ट आया। तो वहाँ से जब 5.5% अमेरिका के अंदर इंटरेस्ट है, तो आरबीआई को मजबूरी में यहाँ पर रेट बढ़ाना पड़ा। उस समय भारत में इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी जितनी कि उन्हें करनी पड़ी, बट उसकी वजह से इन्फ्लेशन इम्पोर्ट कर रहे थे हम लोग। तो जो भारत में पैसा था, अगर वो इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाते तो पैसा और ज़्यादा फ्लो करता भारत से ज़्यादा। तो ये मजबूरी थी आरबीआई की, क्योंकि उन्हें अपने इंटरेस्ट रेट अमेरिका से प्लस करके रखने हैं यहाँ पर, अदरवाइज वो सस्टेन नहीं कर सकते हम लोग। वार्ष्णेय जी, आपके पास आ रहा है एक बुनियादी सवाल जो सबके जहन में अक्सर आता है। अच्छी शिक्षा होगी तो अच्छा समाज होगा, अच्छा देश होगा, और ये जो ग्रोथ की बात हम करते हैं, जो हम सपना देख रहे हैं 47 वाला, उसे अचीव करने में भी शायद थोड़ी कामयाबी मिले अगर एजुकेशन सेक्टर में काम किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बदलाव के बुनियाद पर यह कहा गया है कि हम बेहतर भविष्य दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन आज की शिक्षा की स्थिति और उस पर कितना काम हो रहा है आपके जरिए समझना चाहेंगे। जो सरकार कह रही है, कर रही है, उसका असर क्या जमीन पर दिख रहा है? देखिए, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है। जब तक जो है शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं होगी, तब तक जो है विकास की संभावना में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। वैसे भी स्टेबिलिटी की संभावना कम है, अभी इस चीज़ को खुल करके कोई कहने को तैयार नहीं है। आप ये देखिए कि अभी पिछले साल की और आगे का जो संकेत दिया है जी, गवर्नमेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है अपनी तरफ से धनाधन खूब, 10 लाख करोड़ जी, जो 10 लाख करोड़ की जगह बताया कि हमने और ज़्यादा कर दिया, जितना कि हमने बजट में तय किया था जी, और अगले साल और ज़्यादा करेंगे। लेकिन ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कर रही है, कहाँ से कर रही है? ये कर रही है कर्ज ले करके, लोन ले करके। यही वजह है कि 5.9 का फिस्कल डेफिसिट पिछले बजट में तय किया था। वो समहाउ टैक्स की रिकवरी अच्छी, टैक्स का जो है कलेक्शन अच्छा हुआ, तो वो 5.8% पे आ गए जी। लेकिन इसी सरकार ने 2016 में एक्ट बनाया, बजट मैनेजमेंट एक्ट, फिस्कल डेफिसिट एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। उसमें कहा था कि 3% से ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट नहीं रखेंगे अगर देश की इकोनॉमी को आप संतुलित ढंग से और निर्णायक रूप से विकसित बनाना चाहते हैं। तो अब कोई भी क्यों नहीं इस बात की बात कर रहा है कि हम जो है सबसे बड़ा खतरा अपनी देश की डेवलपमेंट के, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए यही कर रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा लोन लिए चले जा रहे हैं। आज इंटरनल लोन जो है जीडीपी का कितने प्रतिशत हो चुका है और कितने प्रतिशत होना चाहिए भारत जैसी अर्थव्यवस्था को सही ढंग से आगे बढ़ने के लिए, वो सब पैरामीटर सही नहीं है। अभी कल परसों ही खबर पड़ रहा था कि हमारी इकोनॉमी में, जीडीपी में जो हाउस होल्ड कंजम्पशन का शेयर गिर रहा है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तभी इंश्योर होता है जब हमारा घरेलू खपत, हमारे देश की इंटरनल रिक्वायरमेंट सर्विसेज की और माल की और प्रोडक्शन की इतनी है कि वो इकोनॉमी को चलाए रखे। वो जो है हाउस होल्ड कंजम्पशन गिर रहा है, स्टेबिलिटी खत्म हो रही है, और आप फिस्कल डेफिसिट हाई रख करके इंटरेस्ट का बर्डन स्टेट एक्सचेकर पर बढ़ाए जा रहे हैं। अगले साल बजट कहेंगे तो इस साल हमें इंटरेस्ट का इतना अदायगी करनी है, इतना हमने और ज़्यादा कर्ज ले लिया, अगले साल हम इतने ज़्यादा और इंटरेस्ट की अदायगी करेंगे। आप अगली सरकारों को, और अगली सरकार इनकी भी बनती है, तो अपने लिए भी
ये रिस्क क्रिएट कर रहे हैं फिस्कल डेफिसिट और बजट मैनेजमेंट एक्ट की अवहेलना करके, जो खुद इन्होंने ही बनाया था जी। ये तो बात रही अपनी इकोनॉमी की फ्यूचर के लिए जो रिस्क पिटफॉल क्रिएट किया हुआ है। दूसरा पिटफॉल के बारे में मैंने बताया ही था कि एजुकेशन की क्वालिटी क्या है देश के अंदर। अभी आप देखें कितने लाख, 21 लाख बच्चे जो है विदेश के करीब 100 देशों में पढ़ने जाते हैं बाहर। जी। कौन जाते हैं जी पढ़ने बाहर? अगर देश की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी है, हम सबसे अच्छी शिक्षा दे रहे हैं जी। और जो टेक्नोलॉजिकल स्किल या और तरह की स्किल शिक्षा के जरिए प्राप्त हो सकता है यहाँ के इंजीनियर्स को या साइंटिस्ट को या और लोगों को, वो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो पाता है? तो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ बढ़ा देने से खाली काम नहीं चलता है, नंबर ऑफ़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बढ़ा देने से काम नहीं चलता है, गांव-गांव में स्कूल खोलने की से भी काम नहीं चलता है। मैंने उदाहरण दिया ही था ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हालत है शिक्षा की, जो है कि 14 से लेकर 18 साल के बच्चे बाहर जाने वाले बच्चे उन्हीं के ज्यादा हैं जो नेता हैं या अधिकारी हैं, जो जिसकी ज्यादा पहुंच है। आम आदमी या मध्यम वर्गीय परिवार के लोग बड़ा जुगाड़ करके जाते हैं, जो जाते हैं वरना जा भी नहीं पाते। मैं आऊंगा सर आपके पास। गुप्ता जी, छोटा सा जवाब इसी पर जो अभी वासनी जी ने कहा, ये कितना गंभीर मुद्दा है, क्या आप भी इससे इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल वासनी की बात से सहमत हूँ कि आज जो स्थिति है वो महंगाई के कारण हम जो देश में स्थिति आ रही है उसका पीछे एक बहुत बड़ा कारण है पॉपुलेशन। बहुत समय बाद आज आपने सुना होगा सरकार में, आज सदन में ये कहा गया कि साहब व्हाइट पेपर लेके आ रहे हैं। देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने से हमारे सारे प्रयास नाकाफी हो जाते हैं। एक बहुत बड़ा जो कारण है पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आप खुद ही देखिए 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में हम किस प्रकार मैनेज करें, कितना भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कितने भी विकास कर रहे हैं, सब नाकाफ़ी। उसके लिए हमें कर्जा लेना पड़ रहा है, और कर्जा लेने के बाद उस पर इंटरेस्ट। ये जब ही संभव होगा जब हम अपने जनसंख्या को नियंत्रण करेंगे। साथ में शिक्षा एक बहुत बड़ा एक कारण है जो देश के विकास के लिए आवश्यक है। शिक्षा के लिए आज हम देखते हैं कि अभी वासनी जी ने कहा ही कि आप गाँव में जाइए तो यूनिवर्सिटीज़ तो हैं, पर यूनिवर्सिटीज़ का स्तर नहीं। भाई, उन यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी हमको एक्सपेंडिचर यदि नहीं करेंगे तो आउटपुट नहीं आएगा जी। ये जब ही संभव है जब हम अपने जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका कुशलतापूर्वक विदोहन करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि किसी भी देश के विकास के लिए ये सबसे पहली आवश्यकता है कि हम अपने युवाओं को हम इतने उन्नत शिक्षित बनाएं कि वो हमारे देश के विकास के लिए कारगर सिद्ध हों। आज आप देख रहे होंगे डेटा आ रहा है कि हमारे बहुत से युवाओं की जो एजुकेशन है वो इंडस्ट्री के काम की नहीं है जी। जब तक उनकी शिक्षा इंडस्ट्री के मतलब की नहीं होगी। अभी आपने देखा हमारे यहाँ कोरोना आया था, कोरोना में कितने हमारे युवा वो हमारी जो वैक्सीन लगाने के लिए या टेस्टिंग के लिए उपलब्ध थे। ये जब ही संभव होगा जब हमें आज ज़रूरत है हमारे हेल्थ हमारे एक्सपर्ट्स की, और हमारे देश में हेल्थ एजुकेशन के लिए व्यवस्था होगी। आज आपने जरा देखा होगा कि सरकार ने घोषणा करी है कि 7 IIT 7 IIM और 16 हमारे IIIT खुलेंगे और हेल्थ हमारे यूनिवर्सिटीज खुलेंगी। ये निश्चित तौर पर बहुत बड़ा फैसला है कि हमारे देश में इन सब की व्यवस्था हो, जब ही हमारे देश की वास्तव में व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। आप पता नहीं आप लोग कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं नहीं रखते हैं कि बजट कहां खर्च किया ये बताने की जरूरत होनी चाहिए कि हाँ इस बजट में इतने का प्रावधान था इन चीजों के लिए, और ये बजट देखिए हमने यहां खर्च करके ये खड़ा कर दिया, ये बना दिया। अभी तक बातें फ्यूचर टेंस में होती रही हैं, कब जाकर वो पास्ट में तब्दील होंगी पता नहीं।